हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 13। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर युआन चेनपिंग को मारने के लिए जाने ही वाला था, मगर सेंट जीशांग उसे अच्छे से सबक सिखा देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मास्टर युआन को टाउन छोड़कर जाने का हुक्म दिया, जिसे ना चाहते हुए भी युआन को मानना पड़ा। वही दूसरी तरफ चेनपिंग माओ कुजान को खत्म करने वाला था, लेकिन उसी वक्त मास्टर मिंग ने चेनपिंग को ऐसा करने से रोक दिया। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही चेनपिंग भी अपने घुटनों पर आ गया था। वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिस वजह से मास्टर जीशांग उसे हील करने के लिए टाउन ले जाने के लिए बता देते हैं। वही दूसरी तरफ माओ कुजान की ग्रैंड मदर पर किसी ने हमला किया था, जो देखो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देख पाते हैं कि माओ कुजान की ग्रैनी काफी अजीब तरीके से नीचे ही पड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन घुमा दी हो। जो देख माओ कुजान को तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने ही वाला था कि तभी सीनियर मिंग उसे रोकते हुए कहने लगे कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, उन्हें प्लीज मुझे चेक करने दो। जिसके बाद मास्टर मिंग उसकी ग्रैंड मदर को चेक करते हुए माओ कुजान को बता देते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर की मौत हो गई है। जो सुनकर तो माओ कुजान पूरी तरह से टूट गया था। वेल, इस दुनिया में वो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर से ही प्यार करता था और वो आखिरी शख्स भी अब मर चुकी है। इधर मास्टर मिंग अपनी सोड बाहर निकालते हुए सेंट जीशांग से कहने लगे कि इस टाउन में मैजिक यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी हुआ उसका सीधा असर माओ कुजान की माइंड पर पड़ के उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए मुझे मेरे एंसेस्टर को समन करने की परमिशन चाहिए। तो सेंट जीशांग भी उसकी बात मान जाते हैं, जिसके चलते मास्टर मिंग ने अपने जेनु माउंटेन की स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। इसका यूज करते हुए वो अपने जेनु माउंटेन की किसी भी एंसेस्टर को समन कर सकता था। और अब हम देख पाते हैं कि आसमान में बिजलियां कड़कते हुए वहाँ पर एक एंसेस्टर पहुंच चुका है। वेल, बेसिकली एक सोल्जर का सोल था और लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था कि मास्टर मिंग भी एक सोल्जर है। अब वो एंसेस्टर मास्टर मिंग से पूछने लगा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर मिंग जवाब देते हुए कहने लगे कि इस जगह पर कोई मैजिक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मैजिकल पावर का यूज करके इस औरत की भटकती हुई सोल को कलेक्ट कर लीजिए। मैं उनकी सोल को जेनु माउंटेन के एंसेस्टर के पास भेजना चाहता हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो एंसेस्टर तुरंत ही माओ कुजान की ग्रैनी की सोल को कलेक्ट करने लगा। इधर निंग्याओ चेनपिंग को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए बड़ी ही तेजी से भाग रही थी। उतने में ही चेनपिंग को होश आ गया, वो तो बस निंग्याओ को घूरे जा रहा था। तभी निंग्याओ की फ्लाइंग सोड अपने रिफ्लेक्शन के जरिए निंग्याओ को दिखा देती है कि देखो ये बंदा तुम्हें कैसे घूरे जा रहा है। वहीं पर निंग्याओ ने भी ये सब देखकर तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इधर चेनपिंग दोबारा से बेहोश होने का नाटक करने लगता है, मानो उसे निंग्याओ की पीठ से उतरना ही नहीं। हालांकि निंग्याओ ने तुरंत ही उसे जमीन पर पटक दिया। तो चेनपिंग तुरंत ही उसे समझाता है कि निंग्याओ मुझे तो अभी अभी होश आया था, और उतने में ही उसकी सोल दोबारा से उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करने लगी, जिससे चेनपिंग को काफी ज्यादा दर्द होकर वो दोबारा से बेहोश हो गया। इधर निंग्याओ से डांटते हुए कह रही थी कि तुम इतने भारी हो कि मानो मैं किसी पत्थर को लेके भाग रही थी, और अब तुम्हें होश आने के बावजूद भी तुम्हें मेरे पेट से उतरना नहीं है। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। और उतने में ही वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर चेनपिंग बेहोश पड़ा था, जो देखकर निंग्याओ तो काफी ज्यादा घबरा गई। उससे कह रही थी कि मरने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद दोबारा से चेनपिंग को कैरी करते हुए टाउन की तरफ रवाना हो गई। वही दूसरी तरफ मास्टर मिंग के एंसेस्टर ने माओ कुजान की ग्रैंड मदर की सोल को चेक किया, मगर वो उसकी सोल को अपने एंसेस्टर के पास भेज नहीं पा रहा था। तो मास्टर मिंग माओ कुजान को इसकी वजह बताता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ईवल काम किए हैं, जिस वजह से उनकी मौत होती उनके सोल के भी पीसेस हो गए। यही वजह है कि उनकी सोल के पीसेस ऐसे ही बिखरे रहेंगे। ये सब सुनकर तो माओ कुजान काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम चाहे कौन सी भी मैजिक का यूज क्यों ना करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के सोल पीसेस को ढूंढ के लाओ। जिस पर एंसेस्टर जवाब देते हुए कहने लगा कि इससे ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता। इस टाउन में जो भी ईवल काम करते हैं उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, इसीलिए यहाँ पर तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। वहीं पर मास्टर मिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये गॉड वॉरियर माओ कुजान की बदतमीजी को झेल कैसे रहे। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जिसके बाद वो अपने एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करके उन्हें वहाँ से वापस भेज देता है। वहीं पर माओ कुजान अपनी ग्रैंड मदर के पास आकर रोने लगा। वो मास्टर मिंग से पूछता है कि बताओ मेरी ग्रैंड मदर को कैसे मारा गया। जिस पर मास्टर मिंग जवाब देते हुए कहने लगे कि ये किसी पावरफुल ची कल्टीवेटर का काम है, उसने एक ही थप्पड़ में उन्हें खत्म कर दिया। देखो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है कि कर्मा ने कैसे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दी। तुम चेनपिंग को मार के अपनी ग्रैंड मदर को सेफ रखना चाहते थे और ये सब उसी का कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे ही तुम चेनपिंग को मारने के लिए घर से बाहर गए तभी किसी ने यहाँ आकर उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनकर माओ कुजान इमोशनल होकर कह रहा था कि इसका मतलब तो ये है कि मैंने ही मेरी ग्रैंड मदर का खून किया है। अगर मैं घर से बाहर नहीं जाता तो शायद वो जिंदा होती। जिस पर मास्टर मिंग कहने लगे कि शायद तुम सही भी हो और गलत भी। आज तुम यहाँ होते तो उन्हें बचा लेते, मगर तुम 24 घंटे तो घर पे नहीं रह सकते थे, इसलिए आज न कल ये तो होना ही था। जिस पर माओ कुजान गुस्से में कहने लगा कि इनोसेंट लोगों को मारना क्राइम है। इस टाउन में कोई किसी की जान नहीं ले सकता और अगर किसी का कत्ल हुआ तो उस कातिल को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। अब अगर मैं रिवेंज लेने के लिए किसी को मार दूं तो तुम बीच में नहीं आओगे। तुमने तो मेरा साथ देना चाहिए, मगर तुम यहाँ पर नेकी की बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग अगर मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते तो तुम्हारी कल्टीवेशन किसी काम की नहीं और ना ही मेरा मार्शल कल्टीवेटर बनने का कोई फायदा है। जिस पर मास्टर मिंग जवाब देते हुए कहते कि हम कल्टीवेटर किसी की भी जान ले सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर किल करने का लाइसेंस इतना आसान नहीं होता। हम बेकसूर लोगों को मार नहीं सकते। मैंने हजारों लोगों की जान ली है, मगर वो सब उसी लायक थे, उन्हें जहन्नुम में भेजना जरूरी था। और रही बात तुम्हारी तो तुमने बस 2-3 लोगों को खत्म किया है, मगर वो लोग बेकसूर थे। उन्हें मारना यानी कल्टीवेटर होने का गलत फायदा उठाना। अगर तुम किसी को मार सकते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को भी भुगतना होगा। और देखो तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर तुम किसी की जान लोगे तो तुम्हें अपनों को भी मरता हुआ देखना पड़ेगा। यही किलिंग का लॉ है। ये सब बातें सुनकर माओ कुजान काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि किसे मारना है और कब मारना है ये सब तुम मुझे मत सिखाओ। मैं ना ही अभी तक तुम्हारे जेनु माउंटेन का मेंबर बना हूँ और ना ही तुम्हारा डिसाइपल, तो मुझे तुम्हारे नियमों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी ये कांड किया है मैं उसे जरूर से खत्म कर दूंगा और तुम बीच में नहीं आओगे। जिसके बाद वो अपनी ब्लैक कैट से कहने लगा कि मुझे बताओ यहाँ पर कौन आया था। तो बिल्ली तुरंत ही उसे रास्ता दिखाने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। माओ कुजान भी उसे फॉलो करते हुए मार्केट में पहुँच गया था। साथ ही साथ आज स्मॉल टाउन में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। ऐसा तभी होता है जब टाउन में कुछ गलत हुआ हो। वहीं पर हम जाओशान नाम की बंदी को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के साथ मार्केट से गुजर रही थी। साथ ही साथ उसके पास एक ट्रेजर भी था जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। वहीं पर माओ कुजान भी चुपचाप से उसे फॉलो करने लगा और फिर वो भागती हुई जाकर सीधा जाओशा की गार्ड पर अटैक कर देता है। माओ कुजान के एक ही ब्लो में वो बंदा खत्म हो गया था, जो देखकर जाओशान काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है कि अटैक तो माओ कुजान ने किया है। अब माओ कुजान उस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर जाओशा ने तुरंत ही अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वो माओ कुजान को मार नहीं पाती क्योंकि माओ कुजान ने उसकी सोड़ को पकड़ लिया था। और फिर अचानक से माओ कुजान ने जाओशा पर जोरदार हमले करना शुरू कर दिए, जिसके चलते जाओशा बुरी तरह से घायल हो गई। गई शुरुआत की एक एपिसोड में हमने देखा था कि इस बंदी पर माओ कुजान ने जानलेवा हमला किया, वो भी उस वक्त जब वो रिवर में कल्टीवेट कर रही थी। तो माओ कुजान को लगता है कि उसने इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी ग्रैंड मदर को मार दिया होगा। अब वो उसे चोक करते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी थी, जिसका बदला तुमने मुझसे लेना चाहिए था, मगर तुमने मेरी ग्रैंड मदर को खत्म किया। इस दुनिया में उनके अलावा मेरा और कोई नहीं था, तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जाओशा उसे बताती कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को नहीं मारा। स्मॉल टाउन में किसी का कत्ल करना अलाउड नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ करती तो मुझे कब का स्मॉल टाउन से बाहर निकाल दिया होता। जो सुनकर माओ कुजान उसे हवा में उठाते हुए कहने लगा कि पता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत क्यों करता हूँ। जिसके बाद उसे जमीन पर पटकते हुए जवाब देता है क्योंकि तुम लोग हमेशा अपने क्राइम को छुपाते हो। लोगों की जीने या मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर मास्टर मिंग ये सारा तमाशा चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माओ कुजान को रोक पाए। इधर जाओशा उन्हें बताने लगी कि मेरे ग्रैंडफादर सी टाइड आर्मी के कमांडर हैं, इसलिए तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। जो सुनकर तो माओ कुजान को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा क्या इत्तेफाक है, मेरे ग्रैंडफादर भी सेंट जीशांग के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए तुम अपनी फैमिली का डर दिखा के मुझे खामोश नहीं कर सकती। जिसके बाद उस जाओशा को बुरी तरह से चोक करते हुए बेहोश कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि अच्छा तुम्हारे ग्रैंडफादर सी टाइड आर्मी का हिस्सा है, बस थोड़े दिन सब्र करो, मैं भी उसी आर्मी को ज्वाइन करूंगा। वहीं पर हम सेंट जीशांग के डायरेक्ट डिसाइपल लांग को देखते हैं, जो कि माओ कुजान की सारी बातें सुनकर चुपचाप से वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ निंगिया मास्टर वांग की फार्मेसी पर पहुँच गई। उसे पता था कि मास्टर वांग ही बस चेन पिंग को हील कर पाएंगे। वो तुरंत ही जाकर मास्टर वांग से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, लेकिन मास्टर वांग तो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। वो कहते लड़की तुमने घर में दाखिल होने से पहले परमिशन मांगनी चाहिए थी, शायद तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है। जिस पर निंगिया जवाब
देते हुए कहने लगी कि मुसीबत के वक्त मैनर्स दिखाए नहीं जाते, आप जल्दी से मेरी मदद कीजिए। तभी मास्टर वांग चेनपिंग से पूछते कि क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो कहता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो हंसते हुए कहने लगे ठीक है फिर उसे बर्दाश्त करो, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया था कि तुम्हें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लोगों से पंगे लेने थे। चेनपिंग तुम्हारे पास शुरू से कोई पावर नहीं, इसलिए लाइफ का हर एक दिन तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होना चाहिए। मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम एक रेबल जैसे बर्ताव कर रहे हो, तुम उन लोगों से पंगे लेते हो जो तुम्हें चींटी जैसा मसल सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ से लगाव ही नहीं था तो तुमने भी अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। खैर गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें कल्टीवेशन सिखाने की कोशिश की। मुझे मेरे मास्टर याओ ने पहले ही बताया था कि चेनपिंग को कुछ भी सिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ ही सालों में वो मारा जाएगा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और देखो तुम्हें कल्टीवेशन सिखाकर मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। जिसके बाद वो निंग्याओ से कहते हैं कि इसे जल्दी से जमीन पर पटक दो, ऐसे अपने पार्टनर को पीठ पर लेके नहीं घूमते। ये चेनपिंग तो है ये बेशरम, मगर तुम काफी ज्यादा समझदार हो। इधर निंग्याओ ने चेनपिंग को बेंच पर बिठा दिया था। मास्टर वांग कहते कि चेनपिंग दिल से काफी अच्छा बंदा है, लेकिन उसके पास कोई फॉर्चून नहीं। जिसके बाद वो चेनपिंग को डांटते हुए कहने लगे कि जरा अपने दोस्त लियू शियांग को देखो, उसके पास कम से कम एक ट्रेजर था, लेकिन उसी ट्रेजर की खातिर मास्टर युआन उसे जान से मारना चाहता था। लियू शियांग तो बस एक बार मरा, लेकिन उसका बदला लेने के लिए तुम 10 बार मर चुके हो। तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों ने हमेशा दबके रहना चाहिए, मगर नहीं, तुम्हें तो बहादुरी दिखानी थी। यहाँ पर मास्टर वांग भले ही चेनपिंग को डांटे क्यों न रहे हो, मगर उन्हें उसकी काफी ज्यादा फिक्र थी। तभी निंग्या उनसे कहती कि मास्टर आपको चेनपिंग को जो पनिशमेंट देनी है वो आप दे सकते हो, मगर प्लीज पहले उसे हील कर दीजिए। जिस पर मास्टर वांग कहते अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम चेनपिंग से काफी ज्यादा प्यार करती हो, तो तुम्हारी खातिर मैं उसे हील कर दूंगा। जिसके बाद मास्टर वांग चेनपिंग पर अपनी स्मोकिंग पॉट से टच करते हुए कहने लगे कि जल्दी से उस ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें बचपन में सिखाई थी। इसलिए चेनपिंग तुरंत ही ब्रीदिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऐसा करते ही उसे अचानक से नींद आ गई। वो बड़े ही अलग पोस्चर में वहीं पर लेट जाता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी से अब स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखते ही निंग्या मास्टर वांग से पूछने लगी कि शायद आप ही वो बंदे हो जिसने चेनपिंग को स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करना सिखाया था। अब इस पर तो मास्टर वांग ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वही निंग्या से एक सवाल पूछते हैं। वो कहने लगे कि बताओ तुम्हारी सिटी की वॉल पर कितने लव स्कार्फ किए गए हैं। तो निंग्या तुरंत ही अपने आईज क्लोज करके उस दीवार को चेक करती है। वो कहने लगी कि उस पर टोटल 18 लव्स हैं, जो सुनते ही मास्टर वांग कहने लगे कि उसमें से 6 लव्स तो वेस्टर्न के लॉर्ड ने लिखे थे, क्या तुम मुझे उन लफ्जों का मतलब बता सकती हो? तो निंग्या कहने लगी कि उस पर थंडरपुल और सोर्ची इटरनल जैसे लफ्ज लिखे हुए हैं, और सबसे आखिर में आते हैं ची, चेन और शुन। ये सुनते ही मास्टर वांग कहते कि मैं जानता हूँ आखिरी के लफ्ज तुमने काफ किए थे। तुमने जब ट्रांसेंडेंट रेल्म के डीमन को मारा था उसी वक्त उस दीवार पर तुमने एक एक लफ्ज कार्व किया। उनकी बातें सुनकर तो निंग्या काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उस सिटी वॉल उसके शहर की थी। वो कहती कि आपको हमारी सिटी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? आपको ये बात कैसे पता चली कि मैंने उन डीमंस को मारा था? जिस पर मास्टर वांग जवाब देते हुए कहने लगे कि कुछ सालों पहले एक सोर्ड कल्टीवेटर हुआ करता था। उस बंदे की एक स्पेशल आदत थी, वो जो कुछ भी देखे अपने जर्नल में नोट करता था। उसने जिन जिन भी शहरों को विजिट किया उसकी सारी कहानियां उसके जर्नल में नोटेड थी, मगर उस बंदे की किस्मत खराब, उस स्मॉल टाउन के पास आते ही उसकी मौत हो गई और गलती से उसकी वो नोटबुक मेरे हाथ लग गई। तो मैं कभी कभार उस बुक को पढ़ लिया करता था और उसी बुक से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुमने काफी सारे डीमंस को खत्म किया है। उतने में ही निंग्या देखती कि चेनपिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही है, तो इसके बारे में मास्टर वांग से पूछ रही थी। जिस पर मास्टर वांग कहने लगे कि हमारी लाइफ में बस 2 ही रियलिटी है, एक है जिंदगी और एक है मौत। अगर हम गहरी नींद में हैं तो इसका मतलब हमारी मौत हो गई, और फिर जब हम जागते हैं तो समझ लो जिंदगी को हमने दोबारा से ही गले लगा लिया। फिलहाल चेनपिंग की मौत हो चुकी है, जब वो जागेगा शायद उसे नई जिंदगी गले लगा ले। साथ ही साथ वो निंग्याओ को भी कल्टीवेट करके अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए बता रहे थे। तो निंग्याओ भी उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सीधा कल्टीवेशन करने बैठ गई। उसके ऐसा करते ही थोड़ी देर में उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। इधर मास्टर वांग निंग्या और चेनपिंग को देखकर कहने लगे कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर आज तक तुम्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला जिसका यूज करके तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ। बेचारी चेनपिंग ने बचपन से ही मुश्किलों का सामना किया है, शायद इसीलिए उसे फ्यूचर को लेकर कोई उम्मीद ही नहीं। मैं न जाने 1000 लोगों को जानता हूँ, मगर चेनपिंग जैसी मुश्किल जिंदगी किसी की नहीं होगी। वही दूसरी तरफ हम लॉर्ड जैंग को देखते हैं, जिन्हें एक लेटर भेजा गया था। सॉन्ग जिनशिन कह रहा था कि शायद ये डायली डायनेस्टी
सेक्रेटरी ने भेजा हुआ डॉक्यूमेंट है। तो लॉर्ड जैंग ने तुरंत ही वो लेटर सॉन्ग जिनशिन को देने की कोशिश की, मगर वो तो बस उस लेटर को घुरे जा रहा था, जो देखकर लॉर्ड जैंग हंसते हुए कहने लगा कि तुम ग्रेट डैली डायनेस्टी के होने वाले प्रिंस हो, मगर तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाए। उनका ताना सुनते ही सॉन्ग जिनशिन ने तुरंत ही वो लेटर छीन लिया। उसमें लिखा था कि डेडलाइन करीब आ चुकी है, 3 दिनों के अंदर ही स्मॉल टाउन को खाली कर दो। ये सब पढ़कर तो सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो लॉर्ड जैंग से पूछता है कि मुझे बताए यहाँ क्या होने वाला है। तो लॉर्ड जैंग जवाब देते हुए कहने लगे कि स्मॉल टाउन खतरे में है, यहाँ मौजूद लीपल केव कभी भी कोलैप्स हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ना ही मैं इसका अंदाजा भी लगा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करके तुम्हें स्मॉल टाउन से दूर ले जाना ही होगा। जिसके बाद लॉर्ड जैंग ने चुटकी बजाते ही अपने कुछ सिपाहियों को वहाँ पर बुला लिया। वो कहते हैं कि जल्दी से चारों क्लैन और 10 फैमिलीज को इन्फॉर्म करो कि कुछ ही समय में लीपल केव कोलैप्स होने वाली है, तो तुम सभी लोग इसके लिए तैयार रहो। वही दूसरी तरफ हमें स्मॉल टाउन के एंसेस्टर्स की आवाज आने लगी। वो आपस में ही बात करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर कई सारी जिंदगियां दाव पर लगी है और सेंट जीशंग चाहकर भी इस सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर इस कैटास्ट्रोफी में कोई बचेगा तो बस है 4 क्लैन और 10 फैमिलीज। गाइस, यहाँ पर एंसेस्टर जिस बारे में बात कर रहे हैं वो आने वाले एपिसोड्स में क्लियर हो जाएगी। वही दूसरी तरफ हम जिंगचुन को देखते हैं, जो कि इमॉर्टल जू की कैरेज के साथ स्मॉल टाउन छोड़कर बाहर आ गया था। उसकी मायूसी देखकर ही हमें पता चलता है कि इमॉर्टल जू जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रही। वहीं पर इमॉर्टल जू का लड़का संदूक को खोलकर अपने ट्रेजर को चेक करता है। गाइस, ये चेनपिंग के दोस्त ली शियांग का वही आर्मर था जिसके लिए इन लोगों ने काफी सारी चालबाजी की थी। इधर माओ कुजान ने अपनी ग्रैंड मदर को दफना दिया। वो उनके सामने प्रे करते हुए कहने लगा कि आज मैं स्मॉल टाउन छोड़कर जाने वाला हूँ, मगर आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हमेशा खुद का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो मास्टर मिंग से कहने लगा कि मैं जानता हूँ हमारे स्मॉल टाउन के लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारे जैसे लोग हमें कभी भी मार सकते हैं, हमारी औकात किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं, लेकिन कई सारे आउटसाइडर्स ट्रेजर की तलाश में यहाँ पर आते रहते हैं। भले ही हम लोग कितने भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, मगर हमारे ट्रेजर्स तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस पर मास्टर मिंग जवाब देते हुए कहने लगे कि यहाँ की रिवर में एक खास बात है, यहाँ की फिशेस एक ड्रैगन में तब्दील होने की ताकत रखती है। जिस पर माओकुजान कहते हैं हाँ, यहाँ की रिवर काफी ज्यादा स्पेशल है, आज तक किसी की यहाँ डूबकर मौत नहीं हुई। और फिर वो जाओ शाह की तरफ देखने लगा, यानी कि वो जाओ शाह को मारने की प्लानिंग कर रहा था। और उस बंदी के पास तो अब कल्टीवेशन की पावर भी नहीं बची थी जिसका यूज करके वो माओकुजान का मुकाबला कर पाए। अब हमें ली मैंशन का सीन दिखाया जाता है। फाइनली वो स्मॉल टाउन छोड़कर अपने घर वापस निकली थी। ली मैंशन के लोग युवान और टाउजी की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और आज फाइनली उन्होंने भी सुकून की सांस ली। वहीं पर मिस टाउजी स्मॉल टाउन को देखते हुए कहने लगी कि ग्रैंडपा युवान ने मुझसे वादा किया था कि वो स्मॉल टाउन का एक माउंटेन अपने साथ लेकर आएंगे, फिर उसी पर मैं मेरा फ्लावर गार्डन बनाऊंगी जो कि हमारे जिंगयांग माउंटेन का सबसे खूबसूरत माउंटेन होगा। इधर मास्टर युवान भी मिस टाउजी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए एक माउंटेन के पास पहुंच चुका था। उसने जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जमीन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ की पूरी जमीन शेक होते हुए वो एनर्जी सीधे आसमान तक जाने लगी। और अब हम देखते कि मास्टर युवान का लुक पूरी तरह से बदल चुका है। वो दिखने में एक एंशिएंट एप जैसा नजर आ रहा था और अब उसने सीधे जाकर उस माउंटेन के पास जंप लगा दी, जिससे तो पूरा इलाका शेक होने लगता है। और अब मास्टर युवान अपना सीना ठोकते हुए दिखा रहा था कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सीधे जाकर माउंटेन को उखाड़ना शुरू कर देता है। वो माउंटेन काफी ज्यादा बड़ा था, मगर मास्टर युवान के सामने वो कुछ भी नहीं। जिसके बाद थोड़ी देर में मास्टर युवान ने उस माउंटेन को पूरी तरह से उठा लिया, मगर उसी वक्त मास्टर युवान पर हेवनली प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ सेंट जीशांग की आवाज उस पूरी जगह पर गूंजने लगी। वो कहते कि जल्दी से इस माउंटेन को अपनी जगह पर रख दो। हालांकि मास्टर युवान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब तक सेंट जीशांग उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर युवान कह रहा था कि तुम मुझे रोक के सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम 10,000 साल पुराने ग्रेट एप हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम स्मॉल टाउन को अपने बाप की विरासत समझो। अब जल्दी से माउंटेन को उसी जगह रख दो जहाँ से तुमने इसे उठाया था। ये सुनकर मास्टर युवान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अगर मैं इस माउंटेन को वापस ना रखूं तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मेरे सामने 2 मिनट टिक पाओगे। उसकी बातों से सेंट जीशांग काफी ज्यादा भड़क गए थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर मास्टर युवान के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी। उस एक ही लात में मास्टर युवान तो सीधा घुटनों पर ही आ गया था। जिसके बाद सेंट जीशांग ने अपनी पावर्स
पावर्स का यूज करते हुए उस माउंटेन को उसी जगह फिक्स कर दिया जहाँ से युआन ने उसे उखाड़ लिया था। वहीं पर मास्टर युआन सेंट जीशांग से कहने लगा कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओ, और अब वो सेंट जीशांग को पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर सेंट जीशांग तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे। जिसके बाद सेंट जीशांग ने ही मास्टर युआन की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी। वहीं पर मास्टर युआन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उनके सामने ढेर हो गया। उसे कहीं न कहीं लगा था कि वो अपने एंशिएंट फॉर्म का यूज करके सेंट जीशांग को हरा पाएगा, लेकिन उसका ये अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। अब सेंट जीशांग ऊपर से उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ सेंट जीशांग ने अपनी स्टेप टेक्निक का भी यूज किया था, जिसके चलते मास्टर युआन बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो कहने लगे कि फिलहाल मैं काफी ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं लोगों को मारने में नहीं बल्कि उन्हें दूसरा मौका देने में बिलीव करता हूँ। अगर 60 साल पहले तुमने ऐसी कोई हरकत की होती तो शायद मैं तुम्हारी जेंगियांग माउंटेन को एक ही स्टेप में डिस्ट्रॉय कर देता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।